आज और कल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। इस शो में हम आपको बताएंगे बाजार में आज का पूरा एक्शन, साथ ही कल के लिए स्ट्रैटेजी और शेयरों में कमाई के शानदार मौके। और आपकी कल की तैयारी कराने के लिए हमारे साथ शो में शामिल होंगे जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी, और साथ ही हमारे साथ है आज मार्केट एक्सपर्ट सुदीप बंदोपाध्याय। सुदीप सर, बहुत स्वागत है आपका शो में। और पूरी रिसर्च टीम का भी परिचय करा दें। आशीष से हम जानेंगे कैसा रहा आज बाजार का हाल और फोकस में क्यों आए स्टील शेयर। मारुति में आगे तेजी या मंदी, बुल वर्सेस बेयर में जानेंगे कुशल और वरुण से। कुशल से समझेंगे थोक खरीदारों के लिए कितना महंगा हुआ डीजल। वरुण बताएंगे गेटवे डिस्ट्रीपार्कर्स की रीलिस्टिंग का प्लान। बातचीत शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले बाजार में आज के कारोबार पर एक नजर डाल लेते हैं। तो कारोबारी हफ्ते का पहला दिन बाजार की शुरुआत ठीक ठाक हुई, लेकिन बंद हुए गिरावट पर। निफ्टी करीब 170 अंक गिरकर 17,100 के पार बंद हुआ। वहीं सेंसेक्स 571 अंक टूटकर 57,300 के करीब बंद हुआ। बैंक निफ्टी 410 अंक लुढ़ककर 671 अंक टूटकर 57,300 के करीब बंद हुआ। बैंक निफ्टी 410 अंक लुढ़ककर 36,000 के ऊपर बंद हुआ। एफआईआईज और डीआईआईज के आंकड़ों पर भी एक नजर डाल लेते हैं। आज एफआईआईज यानी विदेशी संस्थागत निवेशकों ने कैश मार्केट में करीब 2,962 करोड़ रुपए की बिकवाली की, तो वहीं डीआईआईज यानी घरेलू संस्थागत निवेशकों ने करीब 253 करोड़ रुपए की खरीदारी की। और एडिटर्स टेक में अनिल जी से समझते हैं अब कि आज अच्छी शुरुआत के बाद क्यों मुनाफा वसूली के शिकार हुए बाजार और कल के लिए किन स्तरों पर रहेगी नजर। हफ्ते के पहले दिन भारतीय बाजारों में दिखा जबरदस्त एक्शन। पिछले 2 सेशन में अमेरिका में भरपूर तेजी हुई, डाउ में लगभग 700 अंकों की, गुरुवार को भी और शुक्रवार को जब भारतीय बाजार होली की वजह से बंद थे तब भी। अब वीकेंड के बाद जब हमारे बाजार खुले तो ढेर सारे एक्शन वाले पॉइंट्स है। एक तरफ एफआईआईज की लगातार दूसरे दिन खरीदारी का आंकड़ा आया, अमेरिकी बाजारों में तेजी, रूस यूक्रेन के बीच में बातचीत तो चली रही है, ये सारे पॉजिटिव फैक्टर्स थे। लेकिन इसके साथ साथ जो नेगेटिव चीज़ों में कच्चा तेल फिर से 10% बढ़कर आया, ये थोड़ा डर वाला मामला था। पोजीशंस उतनी हल्की रही नहीं और एक तरफा लगभग 10% की तेजी सेंसेक्स निफ्टी में होने के बाद कुछ अहम लेवल के आसपास बाजार पहुंचते हुए दिखे। तो इसलिए खुले तो हम मजबूती के साथ, लेकिन ये मजबूती ज़्यादा लंबी टिकी नहीं। ऊपरी स्तरों से खुलते ही प्रॉफिट बुकिंग आती दिखी और दिन के निचले स्तरों के आसपास जाकर बाजार बंद होते दिखे, जो कि निफ्टी पर 17,100 के बेहद करीब थे और बैंक निफ्टी पर 36,000 के आसपास। मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में सुबह सुबह भरपूर एक्शन था, लेकिन दिन के अंत तक थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग वहाँ पर भी आती हुई दिखी। बढ़ने और गिरने वाले शेयरों की तादाद लगभग बराबर थी, थोड़े से गिरने वाले शेयर आखिर में ज़्यादा हो गए। डर एक और ये भी था, ये एक तरफा तेजी अमेरिकी बाजारों में भी पिछले हफ्ते दिखी है, उसके बाद आज रात को थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग वाला सेशन वहाँ पर भी हो सकता है। अब नजरें 2 चीज़ों पर है। पहला, ग्लोबल मार्केट्स में कोरोना को लेकर जो कुछ थोड़ा सा डर फिर से बनता हुआ दिख रहा है, क्या वहाँ पर आंकड़े यूरोप में, चाइना में फिर से बढ़कर आते हैं। और दूसरा, रशिया यूक्रेन के बीच में बातचीत को लेकर अब अलग अलग तरह के संकेत अमेरिका की तरफ से, रशिया और यूक्रेन की तरफ से आ रहे हैं। ये 2 फैक्टर कल सुबह के लिए अहम रहेंगे। अब आइए हमारे फैक्टर। पहली चीज़, आंकड़े, डेटा हल्के हो चुके हैं बाजार, इसमें कोई डाउट नहीं, क्योंकि आज की गिरावट के बाद काफ़ी तेजी की पोजीशन कम हुई है, तो एक वो अच्छा संकेत है। लेकिन दूसरा, एफआईआईज की 2 दिन की खरीदारी के बाद आज फिर से क्या ब्रेक लगता है और बिकवाली का आंकड़ा दिखता है, ये देखना इंटरेस्टिंग होगा। तो ये 2 फैक्टर ऐसे हैं जिन पर आपको नज़र रखनी है हमारे अपने संकेतों के लिहाज से। और इन सब के बीच में कल जो मजबूत सपोर्ट का काम करेगा वो 16,925, 16,975 है। इसके नीचे कमजोरी का पहला संकेत आता दिखेगा और ऊपरी स्तरों पर 17,275 से 17,350, ये वो रेंज है जहाँ पर आपको मुनाफा वसूली बिकवाली आती नजर आएगी। बैंक निफ्टी का जहाँ तक सवाल है, 35,300, 35,500 मजबूत सपोर्ट रहेगा और ऊपरी स्तरों पर 36,500, 36,650, ये ऊपरी स्तरों पर रुकावट की जगह। इन लेवल्स पर आपको कल रखनी है नजर। आइए बाजार में सेक्टर स्पेसिफिक हाल जानते हैं। हमारे सहयोगी आशीष चतुर्वेदी है हमारे साथ। आशीष, जरा बताएं, आज बाजार की गिरावट के साथ क्लोजिंग हुई, कौन से सेक्टर्स में सबसे ज्यादा एक्शन देखने को मिला? देखिए, हफ्ते के पहले कारोबारी दिन बाजार में शुरुआत तो ठीक ठाक हुई थी, लेकिन ऊपरी तरफ पर जो है बाजार टिक नहीं पाया और वहां से अगर आप देखें तो 17,350 का स्तर छूने के बाद गिरावट देखने को मिली और क्लोजिंग के समय करीब 1% की गिरावट। और निफ्टी बैंक में भी देखें तो करीब 1% से ज़्यादा की जो गिरावट है वो आपको नजर आई। मार्केट का एक्शन और मूड माहौल समझ लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं वो स्टॉक निफ्टी के जहाँ पर काफ़ी बढ़िया गेंस देखने को मिले। सरकारी पीएसयू कंपनी कोल इंडिया, यहाँ पर देखें तो 3.5 से 4% के गेंस जो है
आज नजर आया। इसके अलावा पूरा मेटल पैक एक्शन में था। हिंडाल्को करीब 2% की तेजी रही। यूपीएल और ओएनजीसी में भी अगर आप देखें तो ठीक ठाक गेंस के साथ जो है क्लोजिंग देखने को मिली। लेकिन ऐसे बाजार में कई सारे ढेर सारे ऐसे स्टॉक्स थे जहां पर जो है आपको मुनाफा वसूली या बिकवाली नजर आई। ग्रासिम इंडस्ट्रीज को देखिए 3 से 3.5% का कट यहां पर देखने को मिला। ब्रिटानिया है, टाटा कंज्यूमर और पावर ग्रिड जैसे स्टॉक्स में करीब 3% की गिरावट देखने को मिली। लेकिन ब्रॉडर मार्केट्स में एक्शन भरपूर था। सबसे पहले देखिए वोकाट, यहाँ पर 12% की तेजी देखने को मिली। एफएनओ का स्टॉक है डेल्टा कॉप, यहाँ पर पोजीशन बिल्टअप भी काफ़ी ज़्यादा हुई है। जुबलेंट फार्मोवा 10% के गेंस यहाँ पर भी देखने को मिले। धानी सर्विसेज 6% का कट यहाँ पर देखने को मिला। आवास फाइनेंसेस करीब 5% गिरा। पेट्रोनेट एलएनजी, भारत डायनामिक जैसे स्टॉक्स में अगर आप देखें तो अच्छे मूव के बाद मुनाफा वसूली यहाँ पर भी देखने को मिली। सेक्टर्स को समझा जाए तो मेटल स्टॉक्स पर खास नजर रखिएगा, क्योंकि जिस प्रकार से ग्लोबल कमोडिटीज में एक बड़ा उछाल आ रहा है, मेटल स्टॉक्स में बढ़िया तेजी देखने को मिली। वेदांता काफी निचले स्तर से स्टॉक लगातार जो है जी बिजनेस पर रिकमेंड हुआ है और आज देखें 6% तक के गेंस इस स्टॉक के अंदर देखने को मिले। नाल्को करीब 5% उछला। वेल्समन कॉर्पोरेशन हो, इसके अलावा भी अगर आप देखें तो ढेर सारी स्टील कंपनीज में भी तो अच्छी खरीदारी का रुझान देखने को मिला। काफ़ी लंबे अरसे के बाद जो है फार्मा स्टॉक्स में एक्शन नजर आया और बिंदु फार्मा 6% की तेजी देखने को मिली। ग्लेनमार्क फार्मा है, स्ट्राइड्स फार्मा है और साथ में देखें तो फाइजर जैसी एमएनसी कंपनीज में भी जो है खरीदारी देखने को मिली। लेकिन डिफेंसिव तौर पर माने जाने वाले जो एफएमसीजी पैक है, यहाँ पर आज थोड़ी सी बिकवाली नजर आई। मेरिको, ब्रिटानिया करीब 4% के कट यहाँ पर देखने को मिले। गोदरेज कंज्यूमर, टाटा कंज्यूमर जैसे स्टॉक्स में 3 से 3.5% की जो गिरावट है वो आपको नजर आई। ऑयल एंड गैस स्टॉक्स की बात की जाए तो यहाँ पर देखिए गेल है, इंडियन ऑयल है, बीपीसीएल, यहाँ पर भी करीब करीब गिरावट ही नजर आई। और बैंकिंग स्टॉक्स ने क्लियर कट जो है बाजार को लंबे समय से जो है अंडर परफॉर्म किया है। तेजी में ज़्यादा पार्टिसिपेशन नहीं आ रहा है, लेकिन गिरावट में देखें तो आरबीएल बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जैसे स्टॉक्स में 2.5% और कोटक महिंद्रा बैंक, बंधन बैंक जैसे स्टॉक्स में देखें तो करीब 2% की जो गिरावट है वो नजर आई। आइए अब सुदीप बंदोपाध्याय हमारे आज के एक्सपर्ट का रुख कर लेते। सुदीप सर, बाजार की तेजी आज टिक नहीं पाई और मुनाफा वसूली का शिकार बाजार हो गया। फिलहाल स्ट्रैटेजी कौन सी रखने की सलाह देंगे? देखिए, जैसे हम लोगों ने देखा कि रूस और यूक्रेन का युद्ध में अभी तक कुछ विराम नहीं आया है, युद्ध अभी भी चल रहा है और किस तरफ ये मोड़ लेगा ये बताना बहुत मुश्किल है। और इसी का एक रिफ्लेक्शन हम देख रहे हैं। ऑयल प्राइसेस दोबारा बढ़ना चालू हो गया, जो कि ग्लोबल मार्केट्स के लिए, इकोनॉमी के लिए सही नहीं है और इसीलिए मार्केट में थोड़ा वोलेटिलिटी वापस आया है। और एक मुद्दा मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, इस माहौल में भी जो एक्सेंच्योर के जो नतीजे और जो प्रेडिक्शंस आए हैं, जो मैनेजमेंट कमेंट्री आया है, वो बहुत ही बुलिश था। और ये हम लोगों को ये भरोसा देता है कि आईटी कंपनी, पर्टिकुलरली लार्ज कैप इंडियन आईटी कंपनीज, इनका परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा और वार चले ना चले, इन्फ्लेशन बढ़े ना बढ़े, इंडियन आईटी कंपनीज परफॉर्म करेगी। और ये बहुत ही एक अच्छा मौका बनता है निवेशक के लिए आईटी कंपनीज में खरीदारी करने का। तो हमारी सलाह निवेशक के लिए यही है कि आईटी कंपनीज में जरूर ध्यान दें। फ्रंटलाइन आईटी कंपनीज, वहां पे आप खरीदारी कीजिए। अगर आप बहुत ही रिस्क कम लेना चाहते हैं तो इन्फोसिस, टीसीएस लीजिए। अगर थोड़ा रिस्क लेना चाहते हैं तो विप्रो और एचसीएल टेक में खरीदारी कीजिए। और थोड़ा ज्यादा और रिस्क लेना चाहते हैं तो भी आईटी में ही रहिए और टेक महिंद्रा जैसे काउंटर में खरीदारी कीजिए। ये बहुत ही सेफ, बहुत ही साउंड स्ट्रेटेजी बनेगा ये पैंडेमिक, पोस्ट पैंडेमिक और वार, पोस्ट वार सिनेरियो के लिए। बिल्कुल, तो मौजूदा बाजार में आईटी सेक्टर में खरीदारी के मौके आप तलाश सकते हैं। सुदीप सर की ये सलाह है, उनसे बातचीत जारी रखेंगे। लेकिन अब हम आपको दिखाते हैं बुल वर्सेस बेयर का ये खास सेगमेंट। तो मारुति में आज देखिए हमने तेजी, लेकिन क्या ये तेजी टिकाऊ है? मारुति में बुल वर्सेस बेयर। हमारे साथ है कुशल और वरुण, जहां कुशल बुल हैं और वरुण है बेयर। बताइए। बिल्कुल, देखिए यहाँ पर सबसे पहले बुल केस में आप देखिए जिस तरह से यह प्रमोटर सुजुकी मोटर कॉर्प, जिसमें मारुति सुजुकी में इनकी करीबन 56% हिस्सेदारी है, उन्होंने गुजरात सरकार के साथ एमओयू साइन कर लिया है। और यहाँ पर एमओयू जो है ईवी और बैटरी निर्माण के लिए किया गया है, जिसके तहत अगले 4 सालों में लगभग 10,500 करोड़ रुपए खर्च करते हुए नजर आएंगे। तो फाइनली मारुति की जो एंट्री है, आप कह सकते हैं कि ईवी स्पेस में आती हुई नजर आ रही है और इसी वजह से ये सबसे पहला पॉइंट है और सबसे हाईलाइटिंग पॉइंट है जिस पर मेरा फोकस बना हुआ है।
वरुण, डेफिनेटली बेयर के लिए भी सबसे पहला पॉइंट यही है कि ईवी मार्केट में मारुति 4 साल बाद आने वाली है। टाटा और महिंद्रा को अगर आप देखेंगे तो ऑलरेडी ईवी मार्केट में आ चुके हैं और कहीं ना कहीं ये फर्स्ट मूवर एडवांटेज जो हमेशा से मारुति ने लिया था, अब वो इनको बिल्कुल नहीं मिलने वाला है और ये सबसे बड़ी दिक्कत की बात मारुति के लिए आने वाले दिनों में हो सकती है। आप ईवी को छोड़िए, आप पेट्रोल और डीजल में भी देखिए, इस कंपनी का मार्केट शेयर जो है वो लगातार कम होते जा रहा है और इनोवेशन जो है वो शिफ्ट हो रहा है। जो एक समय पे मारुति के पास हुआ करता था, आज आपको वो टाटा और महिंद्रा के पास देखने मिलेगा। इनफैक्ट काफ़ी सारी अनलिस्टेड कंपनीज भी है, आप किया मोटर्स देख लीजिए, Hyundai देख लीजिए, किस तरह से नई नई गाड़ियां लेके आ रही है, तो मारुति काफ़ी पीछे छूट चुका है। देखिए वरुण, एसयूवी के एस्पेक्ट से तो हम मान सकते हैं, पर अभी भी मार्केट शेयर जो है खासकर सेडान और स्पेसिफिकली अगर आप हैचबैक पे देखें तो इनका अभी भी काफी सिग्निफिकेंट मार्केट शेयर ये होल्ड करते हैं। और अब इन सभी वेरिएंट्स में आप देखिए सीएनजी जो एस्पेक्ट्स है वो कंपनी लाती हुई नजर आ रही है और लगातार यहां पर नए मॉडल्स लाती हुई दिख रही है। जिस तरह से कच्चे तेल में आपको दाम बढ़ते हुए दिख रहे हैं, तो एक ऑल्टरनेट फ्यूल के हिसाब से यहां पर कंपनी का जो फोकस है लगातार बना हुआ है। देखिए सही कहा आपने कि हैचबैक में इस कंपनी की बादशाहत है। सीएनजी तो आप फिट करेंगे गाड़ी में, लेकिन साथ साथ एयरबैग भी फिट करने पड़ेंगे और एयरबैग्स बड़े महंगे आते हैं कुशल। और अगर मारुति के कस्टमर्स ही ऐसे हैं जो कि प्राइस सेंसिटिव रहते हैं, अगर आप एयरबैग भी 4-4, 6-6 फिट करेंगे मारुति की गाड़ी में, तो इतनी महंगी हो जाएगी कि लोग अपने आप Hyundai में शिफ्ट हो जाएंगे। तो कहीं ना कहीं जो कॉस्ट सेंसिटिव कस्टमर्स है मारुति के, वो शायद पीछे छूट जाएंगे। सीएनजी के चलते वहाँ फायदा जरूर होगा, लेकिन एयरबैग के चलते बड़ा नुकसान इस कंपनी को झेलना पड़ सकता है। 70% के आसपास के जो वॉल्यूम्स है वो तो हैचबैक के ही है। बिल्कुल, तो हैचबैक के चक्कर में हो सकता है कि यहाँ पर कॉस्ट बढ़ती हुई नजर आए, पर अभी भी नंबर्स के लिहाज से आप देखिए तीसरी तिमाही में कंपनी ने बेहतरीन मुनाफा और मार्जिन दोनों ही फ्रंट पर कंपनी ने बेहतर साइड पर प्रदर्शन किया है। और ऐसा अगर चलता रहा, खासकर सीएनजी वेरिएंट जिस तरह से इनकी सेल्स होती हुई दिखी है, उससे इनको आगे भी वॉल्यूम ग्रोथ के हिसाब से कहीं मेरे को लगता नहीं है कि दिक्कत आएगी। अच्छा कुशल, आधी स्टोरी बता रहे हैं। मार्जिन अच्छे रहे, अनुमान से अच्छे रहे थे। अगर आप वैसे देखेंगे तो मार्जिन में गिरावट थी और अभी तो कच्चे माल के दाम बढ़ना शुरू हुए हैं, तो उसके चलते आगे भी मार्जिन पे असर पड़ सकता है। देखिए इतने प्राइस हाइक लेने के बावजूद अगर मार्जिन पे दबाव है, अब तो प्राइस हाइक लेने की गुंजाइश भी नहीं है। वैसे ही इतनी महंगी हो गई है, जो वैगनआर पहले 4-5 लाख में मिलती थी, आज वैसे 7-8 लाख में मिलती है, तो कहाँ से मार्जिन बचाएंगे? तो दिक्कतें आगे और बढ़ने वाली है। डेफिनेटली, तो यहां पर देखना होगा। पर अगेन जो ब्रोकरेज हाउस है वो काफी बुलिश है। मॉर्गन स्टैनले ने अभी भी ओवरवेट की रेटिंग दी है और 5 डिजिट फिगर है 10,600 का टारगेट। इसका आधा टारगेट सीएलएसए का है, जो कि मॉर्गन स्टैनली से काफी बड़ा है। 6,400 के आसपास का टारगेट दे रहा है। तगड़ी गिरावट होने वाली है। तो मारुति पर बुल वर्सेस बेयर के तर्क देने के लिए कुशल और वरुण, आप दोनों का धन्यवाद। और आज कमजोर बाजार में जो काउंटर सबसे ज्यादा चमका वो था मेटल। अब क्यों फोकस में है स्टील शेयर? हमारे साथ हमारे सहयोगी आशीष चतुर्वेदी। आशीष बताइए, स्टील शेयर फोकस में रहने की वजह क्या है? देखिए, रशिया यूक्रेन की जंग के बीच में यूक्रेन का एक दिग्गज स्टील प्लांट जो है पूरी तरीके से नष्ट हो गया, तबाह हो गया। और ये काफ़ी सिग्निफिकेंट है क्योंकि यूरोप में अगर आप देखें तो इसकी सप्लाई में करीब 3 से 4% का शेयर है। करीब 6.6 मिलियन टन्स की जो है क्षमता है। और लगातार हम आपको रिपोर्ट्स भी बता रहे हैं कि यूरोप में जो है स्टील की शॉर्टेज है और डिमांड ग्लोबली अगर आप देखें तो सिर्फ चाइना में म्यूटेड है, बाकी हर जगह अगर आप देखें तो स्टील की मांग काफ़ी बड़ी है, जिसके चलते अगर आप देखें तो एक सप्लाई डिफिसिट की जो रिपोर्ट्स हैं वो सामने आ रही है। स्टील की कीमतें ऑलरेडी मजबूत हैं और इस खबर के बाद ऐसा माना जा रहा है कि जो कीमतें हैं वो और बढ़ती हुई नजर आएगी। देखिए, प्लांट पूरी तरीके से तबाह हो गया और एक्सपर्ट्स ये बता रहे हैं कि स्टॉक जो पूरा प्लांट है दोबारा शुरू होने में करीब 2 से लेकर 2.5 साल का समय लग सकता है, जिसके चलते कुछ ब्रॉडर स्टॉक्स को आपके रडार पर रखना चाहिए। वैसे तो सेंटिमेंटल इम्पैक्ट क्योंकि सप्लाई डेफिसिट है, कीमतें बढ़ रही हैं, तो पूरे सेक्टर के लिए काफ़ी बढ़िया है। सेल है, JSPL है, इस स्टॉक को काफ़ी अच्छा फायदा होगा। इसके अलावा भी अगर आप देखें तो टाटा स्टील यहाँ पर आपको खास नज़र रखनी चाहिए क्योंकि इनकी 50% जो आय है वो यूरोप से आती है और इनके एक्सपोर्ट के जो अवसर हैं वो लगातार बढ़ते जाएंगे, तो इस कंपनी को फायदा होगा। इसके अलावा JSW स्टील यहाँ पर भी अगर आप देखें क्योंकि ग्लोबल एक्सपोजर काफ़ी अच्छा है, तो इनके लिए भी जो एक्सपोर्ट के अवसर हैं वो बढ़ते हुए नजर आएंगे। तो पूरे ओवरऑल मेटल पैक में स्टील स्टॉक्स के ऊपर जो है आपको खास नजर रखनी चाहिए। धन्यवाद आशीष आपका। बल्क खरीदारों के लिए डीजल की कीमतें 25 रुपए प्रति लीटर महंगी हो गई हैं। अब इसके मायने क्या हैं, समझाने के लिए हमारे सहयोगी कुशल गुप्ता है। बताइए कुशल। जी,
तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि जो बल्क डीजल की कीमतें हैं वो 25 रुपये प्रति लीटर बढ़ाई गई है। इससे ओएमसीज पर काफ़ी इम्पैक्ट आता हुआ दिख सकता है, क्योंकि मेन यूजर्स आप देखिए यहाँ पर फैक्ट्री, ट्रांसपोर्ट कंपनियां और शॉपिंग मॉल्स इसकी बल्क डीजल की रही हैं, जो ओएमसीज से डायरेक्ट जो है ऑर्डर करती हुई दिखती है। अब ओएमसी की कुल बिक्री में लगभग 10% बिक्री जो है बल्क डीजल से आती हुई नजर आती है। तो जो सिग्निफिकेंट वॉल्यूम्स हैं वो यहाँ पर इनसे मिलता हुआ नजर आता है। चाहे बस फ्लीट यूजर्स भी आप उसमें काउंट कर सकते हैं। इनफैक्ट अगर आप देखें तो देश में कुल पेट्रोलियम सेल में से करीब 37 से 40% जो है वो डीजल का हिस्सा होता है। तो काफ़ी अच्छी निर्भरता है यहाँ पर, और जिस तरह से यहाँ पर कीमतें बढ़ाई गई हैं, इनकी ओएमसीज की मार्जिन्स पर आपको दबाव पड़ता हुआ दिख सकता है। खासकर निजी ऑयल रिटेलर को बड़ा नुकसान हो सकता है। अब आप देखिए यहाँ पर 4 नवंबर से अब तक कच्चे तेल में लगभग 70% की बढ़ोतरी हो चुकी है, और 4 नवंबर से ही आप रुपए में देखिए तो 3 से 4% की गिरावट भी आ चुकी है। तो दोहरी मार जो है यहाँ पर क्लियर कट पड़ती हुई दिख रही है, क्योंकि हमारा जो है ऑयल इंपोर्ट पर इम्पैक्ट होता है। जाहिर सी बात है, तो जब हम ऑयल इंपोर्ट करते हैं तो जो अगर रुपी डिप्रिशिएट होता है तो उसका क्लियर कट जो नेगेटिव इम्पैक्ट है वो ओएमसीज पर भी पड़ता हुआ दिखता है। तो ब्रेक इवन के लिए आप देखिए कंपनी को पेट्रोल और डीजल के दाम में लगभग 10 से 15 रुपए की बढ़ोतरी जो है करनी होगी, ऐसा हमारा अनुमान है। बट ओवरऑल अभी जो सिचुएशन बनी हुई है और जिस तरह से बल्क डीजल प्राइस में इंक्रीज हुए हैं, उससे ओएमसीज पर बड़ा इम्पैक्ट आता हुआ दिख सकता है। आइए देख लेते हैं कल की ऑप्शन स्ट्रैटेजी। हमारे साथ है kiranjadhav.com के सीईओ आशीष केलकर। आशीष जी, बहुत स्वागत है आपका शो में। कल के लिए ऑप्शन स्ट्रैटेजी कहां रखने की सलाह देंगे? वेरी गुड इवनिंग। देखिए, जिस तरह से आज बाजार में हमने देखा था कि एंड में एक फॉल आते हुए देखा, इसलिए मैंने एक सेल कॉल चुना है। हमें बिकवाली करनी है अशोक लेलैंड, पुट के जरिए ये बिकवाली करनी है, यानी पुट खरीदारी करना है 110 वाला स्ट्राइक प्राइस का। 110 का जो पुट ऑप्शन है वो 4 रुपये 75 पैसे में कल अगर मिलता है तो बेहतरीन रहेगा। स्टॉप लॉस रखेंगे 3 रुपये 90 पैसे का, और लक्ष्य रहेगा 6 रुपए का, और दूसरा लक्ष्य रहेगा 8.5 रुपए का। बहुत धन्यवाद आशीष जी कल के लिए ऑप्शन स्ट्रैटेजी बताने के लिए। और सुदीप सर, आपके पास आएंगे। लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी के लिए कौन सी कॉल्स होगी आपकी तरफ से? 2 शेयर का मैं जिक्र करना चाहूंगा। पहला शेयर जी एंटरटेनमेंट, अपने क्षेत्र में दिग्गज कंपनी है। पिछले दिनों में गवर्नेंस और इश्यूज लेके बहुत सारा दबाव था कंपनी पे, शेयर प्राइस में सिग्निफिकेंट करेक्शन हुआ था, पर आने वाला मर्जर सोनी के साथ होने के बाद गवर्नेंस इश्यूज वगैरह खत्म हो जाएंगे, यही उम्मीद किया जा रहा है। और सोनी के साथ मर्जर एक कंपनी को ट्रांसफॉर्म करेगा, यही उम्मीद है। और एक दिग्गज कंपनी मीडिया एंटरटेनमेंट स्पेस पे होगा, और ये डोमिनेंस ब्रॉडकास्टिंग स्पेस पे जबरदस्त होना चाहिए, क्योंकि सोनी और जी का बिजनेस कंबाइन करे तो जबरदस्त डोमिनेंस होने की संभावना रहेगी। और डिजिटल स्पेस जैसे कि ओटीटी, वहां पे भी और जी और सोनी का कॉम्बिनेशन एक मीनिंगफुल प्लेयर बन के कंपटीशन नेटफ्लिक्स, अमेजन प्राइम वगैरह को दे सकता है, यही उम्मीद रहेगी। जो नतीजे ठीक ठाक नहीं आए पिछले 1-2 क्वार्टर में और उसके कारण प्राइस में करेक्शन हुआ, तो हम लोग मानते हैं कि ये एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है निवेशकों के लिए ये शेयर खरीदने का। 350 रुपए का टारगेट 9 से 12 महीना के लिए लेके यहाँ पे खरीदारी की हम सलाह दे रहे हैं। दूसरा शेयर जिसका जिक्र करना चाहेंगे वो भी अपने क्षेत्र में दिग्गज कंपनी आरती इंडस्ट्री, इन्वेस्टर फेवरेट भी रहा है। निवेशकों जो एनालिस्ट हैं बहुत बार रिकमेंड कर चुके हैं, पर यहाँ पे भी थोड़ा करेक्शन देखने को मिला था, और ये करेक्शन एक अपॉर्चुनिटी है खरीदारी का। अपने बेंजीन केमिकल्स में दिग्गज प्लेयर है, और इनका जो प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट बहुत सारे इंडस्ट्री, पेंट्स, पॉलीमर्स, एग्रोकेमिकल्स, फार्मास्यूटिकल्स, हर इंडस्ट्री में इस्तेमाल होता है। और ये बैकवर्ड इंटीग्रेशन, फॉरवर्ड इंटीग्रेशन के जरिए वैल्यू एडेड प्रोडक्ट और इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट बना रहे हैं, और इससे क्या इनका मार्जिन आने वाले दिनों में और भी इंप्रूव होगा। पिछले क्वार्टर और अगर 9 मंथ्स की बात करें, दिसंबर एंडेड FY22 9 मंथ की बात करें, तो करीबन 40% रेवेन्यू ग्रोथ, 41% प्रॉफिट ग्रोथ देखने को मिला था। मार्जिन में थोड़ा दबाव था, करीब 50-60 बेसिस पॉइंट मार्जिन में इम्पैक्ट आया था, वो कि इनपुट कॉस्ट बढ़ने के कारण। और हम लोगों को लगता है कि ये अच्छा अपॉर्चुनिटी है ये शेयर खरीदारी करने का। 1050 का टारगेट 6 से 12 महीने के लिए यहाँ पे खरीदारी की जा सकती है। बहुत धन्यवाद सुदीप सर, आप हमारे साथ आज के शो में शामिल हुए। बाजार आज और कल में बस इतना ही।